gentlemen, welcome back to the Sports Side Cricket Series पॉडकास्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज पे, जिसकी स्क्वाड का अनाउंसमेंट आज हो गई है, जिसमें से कुछ सरप्राइजेस जो कि एक्सपेक्टेड भी थे देखने को मिले हैं। शकील को वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया है और साथ में कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है, कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है। जिनको ड्रॉप किया गया है उनमें इमामुल हक जो कि एक मेन नजर आ रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही वाज अ परमानेंट मेंबर ऑफ आवर टेस्ट स्क्वाड। ही ओपनिंग करते थे पाकिस्तान टीम के लिए। उनको ड्रॉप कर दिया गया है और साथ में इंक्लूड किया गया है मोहम्मद हुरैरा को, जो कि काफी अरसे से क्रिकेट का दरवाजा खटखटा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट का। सो उसके साथ साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को भी रिटेन किया गया है एज एन ओपनर्स। और भी कुछ की इंक्लूजन्स की गई हैं। नसीम शाह की टेस्ट में वापसी हुई है और कामरान गुलाम को एक बार फिर से स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। तो और इसके साथ साथ पाकिस्तान शहीन्स के भी स्क्वाड का अनाउंस किया गया है बांग्लादेश ए के खिलाफ जो खेलेगी, जिसमें जो वाइस कैप्टन सऊद शकील है उनको कप्तानी दी गई है। और उसमें से मेहरान मुमताज को भी शामिल किया गया है। उनमें हम बात करेंगे कि उनमें से दो ऐसी सिलेक्शंस जो कि जेरे तबसरा हैं अभी के, उमर अमीन और सरफराज अहमद को भी पाकिस्तान शहीन्स का पार्ट बनाया गया है। और जो हसीबुल्लाह जो कि रिसेंटली डरविन में जो सीरीज खेली गई वहां पे जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी थी, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। इस सब पे बात करेंगे। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं राय मोहम्मद असलान। सब वेलकम टू द शो वंस अगेन। राय भाई कैसे हैं आप? Walaikum Assalam. Thank you so much for having me. I'm good. Alhamdulillah. राय भाई, सबसे पहली आज की जो स्क्वाड्स हैं, दो स्क्वाड अनाउंस की गई हैं, इस पे आपकी क्या राय है? I think देखा जाए तो मुझे जो सबसे बड़ी जो चीज सरप्राइजिंग अभी तक समझ में आ रही है वो ये है कि हम टेस्ट स्क्वाड में वी आर गोइंग विद जस्ट वन फ्रंट लाइन स्पिनर। आई मे हैव मिसरेड इट बट मुझे अबरार के अलावा कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नजर नहीं आया। वी हैव सलमान, आगा सलमान, जो कि ऑफ स्पिन कर लेते हैं। ही इज अ वेरी मोर देन डिसेंट ऑफ स्पिनर। मतलब लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बड़े इफेक्टिव है। बट आई थिंक गिवन आवर कंडीशंस और जिस तरह से बांग्लादेश की साइड आएगी तो वो भी अपने बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लेके आ रहे होंगे ना। हमारे जो प्रीमियर बैट्समैन है उनकी एक स्ट्रगल है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। वो चीज उसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे और हम ऑन द अदर साइड वी जस्ट गोइंग अहेड विद अबरार। ऐसी सिचुएशन में कि हमने बगैर खिलाए हमने ड्रॉप कर दिया नुमान को। नवाज ऑब्वियसली अपनी फॉर्म को लेके थोड़ा सा उनकी फॉर्म डिप कर रही थी और वो ऑब्वियसली पीएसएल में भी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके विच वाज शॉर्टर फॉर्मेट। और इसी तरह साजिद खान को ड्रॉप कर दिया गया बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया। सो वो चीज थोड़ी समझ में नहीं आ रही। साजिद खान की परफॉर्मेंस इन विकेटों के ऊपर बहुत अच्छी रही है, प्रोवाइडेड अगर हमारे मैचेस पिंडी और मुल्तान में होने तो पिंडी में फिंगर स्पिनर्स आर वेरी इफेक्टिव। उस चीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया वो ड्रॉप किए जाना वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ जाना, कंसिडरिंग कि टेस्ट मैचेस में आपको समटाइम्स ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ती, तो इसका मतलब है कि बाकी के मेजर चंक ऑफ ओवर्स जो हम पेसर्स के साथ करेंगे, फिर बेचारा कोई एक आधा टूटा हुआ होगा। तो ये एक मेरे लिए सरप्राइज था। बाकी कामरान गुलाम की इंक्लूजन सरप्राइज नहीं थी। वो 2020 वाला जो सीजन था, 2021 वाला जो कोविड के दौरान और कोविड के बाद कहने हुआ था, तब से वो बेचारा नॉक करता हुआ आ रहा है। फिर एक एक टेस्ट मैच के लिए उसको इंक्लूड भी किया गया था साइड में और बगैर खिलाए फिर उसको ड्रॉप कर दिया। देन हुरैरा ट्रैवल्ड विद द टीम इन श्रीलंका लास्ट ईयर, नहीं खेला, वो भी एक अरसे से नॉक करता हुआ आ रहा था। मोहम्मद अली की जो वापसी हुई है दैट्स सिग्निफिकेंट। उससे पहले मैं हुरैरा भी बात कर लूं कि जिस तरह से उसने किसी भी टीम के अगेंस्ट, अगर ऑस्ट्रेलिया में 200 आपने किया है तो आप डिजर्व करते हो क्या पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कंडीशन के अंदर टेस्ट साइड के अंदर आप। एंड देन मोहम्मद अली की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, वी नीड समवन हु इज फास्ट बॉलर एंड हु कैन बॉल लॉन्गर स्पेल्स। सो वो जो एक गैप आया है हमारी टीम में, टेस्ट टीम स्पेशली, अब्बास ने ऑब्वियसली रिटायरमेंट तो अनाउंस नहीं की बट वो क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे प्लान में नहीं है। बट इफ देयर इज समवन हु कैन रिप्लेस अब्बास इन दैट रोल तो वो मुझे मोहम्मद अली नजर आ रहे हैं। मुल्तान की विकेटों में बहुत वो खतरनाक होंगे बिकॉज आप देखेंगे ड्यूरिंग द पीएसएल भी अगेन बेशक शॉर्टर फॉर्मेट था, वो 4 ओवर्स जो वो मुल्तान के कंडीशंस में कर रहे थे, ही वाज वेरी मच अनप्लेएबल। हाँ, मुल्तान से बाहर उनकी परफॉर्मेंस जो थी उस किस्म की बिल्कुल भी नहीं थी जिस किस्म की उन्होंने मुल्तान के अंदर परफॉर्मेंस दी थी। बट इन मुल्तान मोहम्मद अली वाज अनप्लेएबल, तो उसी को ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट किया जाएगा। साउथ शकील का वाइस कैप्टन बनना इज प्लेजेंट सरप्राइज, बट ऑन द अदर साइड
शाहीन अफरीदी को स्ट्रिप किया जाना फ्रॉम द वाइस कैप्टनसी पोजीशन, वो एक सरप्राइज भी है। फिर जिस किस्म की स्टेटमेंट आई है कि हम हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर की वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं अप्रैल 2025, और उसमें हमने इतने वनडे, इतने टेस्ट और इतना ये खेलना है। सो क्लियरली नजर आ रहा है कि लीडरशिप पोजीशन के लिए तो इस वक्त शाहीन इज नॉट इन द प्लान्स। सो वो एक और नया नया एपिसोड मुझे लग रहा है कि शुरू होगा। ऑलरेडी वो फीलर आ रहा है कि वो बंदा थोड़ा सा रिजेक्टेड है, उसको शायद मजीद थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाएगा इस तरह से। बाकी लेट्स सी कि बांग्लादेश क्या स्क्वाड अनाउंस करता है, वो किस मेंटल स्टेट में यहाँ आते हैं। क्लियरली हमें होम साइड एडवांटेज तो होगा, बट बांग्लादेश का प्रॉब्लम ये है कि वो कोई क्लियरली बहुत अच्छी टेस्ट साइड कभी भी नहीं बन सके। ठीक है, व्हाइट बॉल की वो डिसेंट साइड बन गए, लेकिन टेस्ट मैच की वो हाफ एज डिसेंट साइड भी नहीं बन सके जितना उनको बनना चाहिए था। तो वो एक एडवांटेज हमें होगा। बट आप ये देखें कि हमारी टेस्ट क्रिकेट की इनकंसिस्टेंसी का आलम ये है कि हम कुछ 6-7 माह बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं। कोई 1 साल बाद पाकिस्तान जो है वो ऐसा टेस्ट मैच खेल रहा होगा जिसमें कहा जा सकता है कि वो जीत सकता है। ऑस्ट्रेलिया के केस में तो हार और ड्रॉ ही हमारे प्लान्स का या उम्मीदों का हिस्सा थी। और पाकिस्तान लास्ट टाइम जो टेस्ट मैच जीता था पाकिस्तान के अंदर, वो दैट वाज बिफोर 2022 सीजन। उसके बाद से पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड पे भी टेस्ट मैचेस नहीं जीता है। और टेस्ट क्रिकेट विद इन दोज 2 ईयर्स इतनी ज्यादा चेंज हो गई कि इन 2 सालों में कोई और टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ है। आई कांट रिमेम्बर स्पेसिफिकली कौन सी डेट पे लास्ट टाइम कोई टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। उसके बाद टेस्ट मैचेस जो है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। एंड विद दिस लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, हमारा कैचअप करना विद द काइंड ऑफ टेस्ट क्रिकेट गोइंग अराउंड, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जिस चीज की शिकायत क्रेग ब्रैडफील्ड ने भी की थी कि अगर मैंने 6 माह बाद ही खेलना है तो मेरी फॉर्म कैसे बरकरार रह सकेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि आपने खुद ही बात की कि पाकिस्तान की खासकर जो टेस्ट मैचेस होते हैं, अगर सीरीज, एक तो सीरीज बहुत कम होती हैं, या अगर सीरीज होती हैं तो वो दो दो मैच से ज्यादा हमें सीरीज में नहीं मिलते। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। आपने बात की मुल्तान स्टेडियम की, तो जो हमारे मैचेस जो हैं वो पिंडी और कराची में खेले जाएंगे इस सीरीज में। तो मुल्तान में मैच नहीं है। और जहां तक शाहीन शाह अफरीदी की वाइस कैप्टनसी की बात थी, वो तो हमें नजर आ रहा था कि जब वर्ल्ड कप में उन्होंने, जब ये न्यूज रूमर्स या जो भी फैलाए गए थे कि उन्होंने वाइस कैप्टनसी लेने से रिजेक्ट मना कर दिया है, तो तब भी एक कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद वो टेस्ट की वाइस कैप्टनसी भी कंटिन्यू ना करें या उनसे वो भी वापस ले ली जाए। और सऊद शकील पे भी बहुत सी बातें हो रही थी कि उनको वाइस एज अ वाइस कैप्टन अपॉइंट किया जाएगा। स्क्वाड की तरफ आते हैं प्लेयर बाय प्लेयर। सबसे पहले सऊद शकील की आप एज अ वाइस कैप्टन अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम उनकी कैप्टनसी रिकॉर्ड की बात करें तो वो जूनियर लेवल से ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं एज ए कैप्टन। डोमेस्टिक में भी उन्होंने कैप्टनसी की है, कराची को टाइटल भी जितवाया है नेशनल T20 कप का। सो किस तरह देखते हैं? और एक जो मेन मसला रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में भी रहता है, इंडियन क्रिकेट में भी रहता है कि हम वाइस कैप्टन तो अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन जब कैप्टन को सक्सीड करने की बारी आती है तो तब थर्ड पर्सन कोई आता है और वो आके कैप्टन बन जाता है। सो आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि अगर हमने सऊद शकील को अभी वाइस कैप्टन बनाया है, सो क्या सऊद शकील आगे की कैप्टनसी के प्लान्स का हिस्सा होंगे, कि या वो भी, अगर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग होती है या अगर कोई और आ जाता है, तो वो भी सिर्फ एज अ वाइस कैप्टन बन के रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, बिकॉज मेरे जहन में मुल्तान इसलिए था कि बिकॉज इनिशियल कॉन्वर्सेशन में यही था कि मुल्तान में खेले जाएंगे ये मैचेस। सो थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। सो अगर वो कराची में भी होंगे तो वहां पे फिर आपको स्पिनर की जरूरत वहां पे एक्स्ट्रा पड़ेगी। बैक टू साउथ शकील। तो साउथ शकील इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो के सिस्टम में कप्तानी करता हुआ आ रहा है, बीट पीटीवी की कप्तानी हो, बीट पाकिस्तान ए या स्लैश पाकिस्तान शाहीन स्लैश पाकिस्तान इमर्जिंग साइड की कप्तानी हो। 2019 में ही वॉन द टाइटल एज वेल, इमर्जिंग टीम्स एशिया कप का, जिसका हमने डिफेंस किया था लास्ट ईयर। उसके अलावा कराची के लिए उन्होंने कप्तानी की हुई है, सिंध के लिए भी उन्होंने कप्तानी की है। तो ही ऐसा नहीं कि उनके लिए कप्तानी का तजर्बा नया होगा। अभी हमने ये भी देखा कि इस साल उनको फाइनली कोयटा ग्लैडिएटर्स ना सिर्फ बेंच से उठाया, उनको खिलाया भी, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो एज ए वाइस कैप्टन रोल में हमें नजर आया, जो भी क्लियर नजर आ रहा है कि कोयटा are grooming him to become the captain of the side.
जिसमें आपने बताया कि हमारे यहाँ मसला यही है कि हमारे यहाँ सक्सेशन प्लान उस तरह से नहीं होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि एक मैंने अपने मतलब कह लें कि पोस्ट इस 21st सेंचुरी के अंदर एक खिलाड़ी देखा था कि जिस पे स्पेशली काम किया गया था कि ही विल बिकम द नेक्स्ट कैप्टन, और उसको ग्रूम किया जा रहा था एज ए वाइस कैप्टन, और वो थे यूनुस खान। और वो भी फिर ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैंने कप्तान नहीं बनना। वो जो सारा एपिसोड हुआ था कि जब यूसुफ वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द कैप्टन, इंजमाम पे बैन लगा हुआ था, तो यूनुस खान को जब कहा गया था तो उन्होंने कहा था, नहीं मैंने कप्तान नहीं बनना, बिकॉज मैंने बनना है तो मैं एक एम्पावर्ड कैप्टन बनूंगा। उसके बाद से फिर हमारा ये रहा है कि कैप्टन है नहीं है, वाइस कैप्टन है। और फिर एक ऐसा टाइम भी आया कि हमारा कोई अनाउंस वाइस कैप्टन होता ही नहीं था। लाइक सरफराज अहमद का कोई अनाउंस वाइस कैप्टन नहीं था अनटिल अनलेस जब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर को व्हाइट बॉल का वाइस कैप्टन डिक्लेयर किया गया था। उससे पहले उनका अनाउंस वाइस कैप्टन नहीं था। जिस मैच में बीमार होकर उनको जाना पड़ा था, तो असद शफीक ने एज ए स्टैंड इन कैप्टन थे, बट ही वाज नेवर एन अनाउंस्ड कैप्टन। सो उसका उसका नुकसान ये होता है कि देयर इज नो क्लैरिटी कि व्हाट इज सक्सेशन प्लान। अगर एक सक्सेशन प्लान एक अनाउंस वाइस कैप्टन होगा ना, तो थोड़ी सी क्लैरिटी होती है। उसके ना होने की वजह से फिर उम्मीदवार बढ़ जाते हैं, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम फिर वही है कि फिर उसको ग्रूम करने के बाद चांस देने की बजाय एक और कैंडिडेट आ जाता है टू बिकम द कैप्टन। बेसिकली फिर उसमें हमारे कैप्टन या वाइस कैप्टन का कसूर कम होता है। हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिस्टम है, वही पे शायद ठीक नहीं है कि हम उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते कि एक बंदे पे जब हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको ग्रूम करते हुए ला रहे हैं, देन वी आर नॉट ट्रस्टिंग हिम एंड वी आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस बिहाइंड दैट। इसलिए हम एक थर्ड पर्सन को लेके आ रहे हैं, उसका एक नुकसान होता है। एंड considering the kind of things going around for last many months now, I won't say कि वो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ही शुरू हुआ है। क्रैक्स शुरू हो गए थे वो, फिर जिसमें से चीजें फिर स्लिप होनी शुरू हो गई। वी कैन ट्रैक इट बैक टू जब PSL 2023 के फौरन बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाना था, तो बाबर और रिजवान को कहा गया था कि आप रेस्ट करें, शाहीन को कहा गया था कि आप ट्वीट करो, फिर शाहीन ने मना कर दिया था कप्तानी करने से। देन ऑब्वियसली अगेन शादाब खान बिकेम द कैप्टन, और वहां पे हम अफगानिस्तान से सीरीज हारे। एंड वहां से आप समझ लें कि एक शुरू हो गया था प्रोसेस कि जहां पे हमें नजर आ रहा था कि वो जो हमारा होलसम एरा एक चलता हुआ आ रहा है, वो अब खत्म होने की तरफ है। एंड वी आर प्रॉब्ली बैक टू दैट टॉक्सिक सिचुएशन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक खासा रहा है। मतलब कि दो चीजें जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक हमारा अनप्रिडिक्टेबल होना और एक हमारा एक टॉक्सिक कल्चर होना। सो मे बी वो हम दोबारा उसकी तरफ जा रहे हैं। सो इस साउथ का वाइस कप्तान बनाया जाना इज नॉट सरप्राइजिंग, एक अच्छी चॉइस है। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक आउट ऑफ अ ब्लू दे दी गई है। देयर अ हिस्ट्री कि वो परफॉर्म भी करता हुआ आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में। इन कंडीशन वो वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर उसने अपनी गेम को बहुत इंप्रूव भी किया है, मतलब ही वाज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिक्स हिटर्स। और T20 सॉरी वर्ल्ड कप 2023 में उसने अपना वो वाला रोल भी दिखाया कि वो एक दो मैच में उसने जिस तरह से खेला है, नजर आ रहा है कि अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटी पे काम कर रहा है। PSL में जिसने जिस तरह से परफॉर्म किया है, सो वाइस कैप्टन बनाने से एक तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड देन वी हैव अ क्लैरिटी के वी हैव अ sane mind in our mind to become the stand-in captain if needed. एग्जैक्टली और सो शकील की अगर हम बात करते हैं, सो शकील के माइंडसेट की, जितनी मैंने उसकी कैप्टनसी देखी है, अगर हम शान मसूद की कैप्टनसी पे अगर हम गौर करें तो सिमिलर स्टाइल नजर आता है। और दोनों के बीच अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक में, दोनों भी कराची से खेलते हुए आ रहे हैं। सो एक स्पोर्ट भी शान मसूद को मिल सकती है, और अंडर शान मसूद सो शकील एक एज अच्छा कैप्टन भी ग्रूम हो सकते हैं। और जैसे कि आपने खुद ही बताया कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी नेक्स्ट कंटेंडर फॉर कैप्टनसी वही है, क्योंकि अभी वो वाइस कैप्टन बन रहे हैं। सो ये भी सरप्राइज नहीं होगा कि नेक्स्ट सीजन वो कैप्टनसी करें फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, या नेक्स्ट से नेक्स्ट सीजन। मैं बात आगे बढ़ते हैं, बात करूंगा मैं इमामुल हक पे। इमामुल हक वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टीम, बल्कि दो फॉर्मेट्स ही वो खेलते हैं, ODI और टेस्ट। सो बड़े अरसे से चलते आ रहे थे। पहले भी जब अंडर सरफराज की कैप्टनसी हमने ओपनर्स ट्राई किए थे, कभी फखर इमाम खेलते थे, फिर उसके बाद समी वो इमरान भट्ट आए, फिर आबिद अली आए, फिर
ऐसे ओपनर्स आते रहे थे। फिर उसके बाद ये सेट हो गया था कि इमामुल हक एज एन ओपनर, हमारे एक परमानेंट जो वन ओपनर था, इमामुल हक और आबिद अली का पेयर चलता था। फिर उसके बाद आबिद अली के बाद अब्दुल्ला शफीक ने किया। सो लास्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया की हुई उसमें लास्ट मैच में उनको ड्रॉप किया गया था। वो तब तो यही था कि उनको रेस्ट दिया गया है, लेकिन फिर साइम अयूब ने जो परफॉर्मेंस दी पहली इनिंग्स में तो नहीं अच्छी दे सके, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जो उन्होंने इंटेंट दिखाई थी उसके बाद हम ये भी नहीं थे एक्सपेक्ट कर सकते कि साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया जाए, और वो भी सिर्फ इस बेस पे कि उनकी T20 आई वर्ल्ड कप की कैंपेन अच्छी नहीं गई, क्योंकि देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्मेट्स। और हमारी तो एक आपको पता ही है कि एक बुरी आदत चलती आती है कि हम फॉर्मेट मिक्स कर देते हैं, कि अगर कोई T20 में बुरा खेल रहा हो तो उसको टेस्ट से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यही और दूसरा मोहम्मद हुरैरा कब से दरवाजे नॉक कर रहे थे फॉर द टीम। सो इमामुल हक के एक्सक्लूजन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें दो बात आती है कि एक तो ये हमारी होम सीरीज थी, और जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमारे टेस्ट के जो न्यू हेड कोच हैं जैसन गिप्सी, वो भी अपॉइंट किए गए हैं। सो एक ये भी थिंकिंग हमें नजर आ रही थी और सुनने को आ रहा था कि शान मसूद और कोच दोनों चाहते हैं कि इस सीरीज में नया टैलेंट को चेक किया जाए। सो व्हाट डू यू थिंक, इमामुल हक इज ड्रॉप और इमामुल हक हैज बीन रेस्टेड? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगर यंग टैलेंट ग्रूम करना था तो मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट दिया जा सकता था, या मोहम्मद रिजवान नहीं तो सरफराज अहमद कैन बी ऑल्सो रेस्टेड। हसीबुल्लाह खान की मेन टीम में जगह बन सकती थी, बल्कि हसीबुल्लाह खान को तो शहीन्स की स्क्वाड में भी नहीं शामिल किया गया। सो क्या लगता है कि इस ओवरऑल स्कोर पे और इमामुल हक पे कि क्या हम और भी सीनियर्स को रेस्ट कर सकते थे, या इमामुल हक अब टेस्ट स्क्वाड के प्लान्स का हिस्सा नहीं होंगे? अच्छा, देर इज नेवर से नेवर इन पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात होती है नेवर से नेवर वाली सिचुएशन होती है। हमने यूनुस अहमद को 18 साल बाद वापस बुला के टेस्ट खिला लिया था। और इमाम की अगर हम बात करें तो आप इस चीज से एक अंदाजा लगाएं कि हम कितने कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं। कि इमाम का डेब्यू हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नवंबर 2018 में। नहीं, मई 2018 में इनका डेब्यू हुआ था इन डब्लिन आयरलैंड के खिलाफ हमारी सीरीज थी। तो 6 साल बनते हैं, 6 साल में उन्होंने सिर्फ 24 टेस्ट मैचेस खेले हैं, विच इज लाइक 4 टेस्ट मैचेस पर ईयर। इससे आप अंदाजा लगाएं हम कितने कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो उनका डेटा सेट इतना छोटा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमको बहुत बड़ी प्रिडिक्शन कर सकें। बट अगर उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखें, सो ही स्कोर्ड 62 इन फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद इतनी बुरी फॉर्म थी कि वो 20 भी नहीं कर सके किसी भी एक इनिंग्स के अंदर। 10-12 वाली सिचुएशन थी, और नजर आ रहा था कि अब इनको ड्रॉप करके चांस दिया जाएगा किसी और को। उस वक्त हमारी सबकी एक लव स्टोरी चल रही थी विद साइम अयूब के, उनको लाया जाए, उनको खिलाया जाए। कराची का बैट्समैन, एलिगेंट, लेफ्ट हैंडेड, धड़ल्ले से नो लुक। खेलता है, नो लुक शॉट उनकी, एंड वगैरह वगैरह। तो वो हमें नजर आया, और उस वक्त हम सबने उसको बैक भी किया। एंड आई थिंक उसका करंटली फॉर्म में ना होना, क्लिक ना कर पाना, वो इस चीज को डिफाइन नहीं करता कि वो बुरा प्लेयर है या वो नहीं कर सकता है। वो मे बी ही इज नॉट गोइंग थ्रू अ राइट टाइम, या वो भी सही इस वक्त वो एक गलत टाइम पे एक अच्छा प्लेयर कह लें आप हमारे पास आया। तो अगर उसको हम कॉन्फिडेंस देंगे तो वो प्रॉब्ली वो इससे कहीं बेटर कर सकता है जो वो कर रहा है। अगर वो अभी से ये कहना शुरू कर देना कि शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं है, तो वो प्रॉब्ली मे बी इट्स टू अर्ली फॉर दैट। इमाम के केस में अगर हम देखें तो वो उनकी जो एक स्ट्रगल हमें देखने को आ रही थी कि विद शॉर्टर बॉल, जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया में भी बार बार कम स्कोर पे आउट हो रहे थे। एंड आई थिंक विद जेसन गिलेस्पी के आने के बाद हमने शान मसूद की भी जो भी प्लानिंग होगी, मे बी वो दे वांट टू ट्राई सम न्यू कॉम्बिनेशन। और हुरैरा का जैसा मैंने बताया कि वो अ, कोई भी प्लेयर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में किसी भी टीम के अगेंस्ट अगर 200 करता है तो उसकी जगह बनती है टीम में, उसको चांस मिलना चाहिए इन एटलीस्ट इन द स्क्वाड, इफ नॉट द प्लेइंग 11, एटलीस्ट स्क्वाड में चांस मिलना चाहिए। हुरैरा इज द काइंड ऑफ टैलेंट के आप ये देखें कि नॉर्दर्न के लिए उन्होंने 1000 रन का मार्क अचीव किया था। ही वाज द फर्स्ट प्लेयर टू डू दैट इन दैट सीजन। पिछले सीजन में भी 961 या 900 ऑड रन उनके हैं। सो ऐसा नहीं है कि मतलब वो वेरी वेल डिजर्व चांस अगर मैं कहूँ। एंड इमाम के केस में देयर इज अभी मतलब उनकी उम्र भी कुछ इतनी ज्यादा नहीं, वो ऐसा कहेंगे कि मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब तो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट होनी है हमारे पास। तो अब एक हमारे एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर एक सुपर कप भी आ गया है।
कि पहले थोड़ी क्रिकेट होती थी, हम और क्रिकेट खेलेंगे और 1 माह की सिर्फ छुट्टी देंगे जो कि अगस्त में मिलेगी और फिर सितंबर में नया सीजन शुरू हो जाएगा। तो he should go and try his luck in डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर मेक अ कमबैक। और जिस किस्म की हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, कमबैक करना मुश्किल नहीं है, आसान। समटाइम्स आपको सिचुएशन मिल जाती है, उसमें आप 50-50 हज़ार रन करते हैं और आपकी आपकी कमबैक वापसी हो जाती है। और इसमें मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा था जो बेचारे रन करते हुए आ रहे हैं, पीपल लाइक कामरान गुलाम, पीपल लाइक हुरैरा, जो कि कंसिस्टेंटली रन करते हुए आ रहे हैं, बट उनको चांस मिलना एक उम्मीद देता है उन खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। अदरवाइज तो फिर इतने एवेन्यूज आ गए हैं हमारे खिलाड़ियों के पास कि वो कहे कि भाई मैं नहीं खेलता डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं फ्रीलांसर बन जाता हूँ क्रिकेट का और मैं फिर दुनिया भर में क्रिकेट खेलूंगा। जिसमें हमने अभी हसान खान की एग्जांपल देखी, इज फॉर्मर Pakistan under 19 captain and he was playing MLC as their domestic local player. So एक हमारा ब्रेन ड्रेन तो है, एक हमारा क्रिकेट ड्रेन भी शुरू हुआ है जिसकी तरफ अभी शायद हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, और ना ही जाए तो बेहतर है, बिकॉज हम फिर वहां पे भी पाबंदियां लगा देंगे जिसमें हमने एनओसी बंद करने लगाए हुए हैं। खुद हमारे चेयरमैन साहब बगैर एनओसी के 4-4 नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उनको खिलाड़ियों की एनओसी पे पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने। पांचवी का भी आ रहा था ना कि पांचवी नौकरी भी उनको मिलने जा रही है। जी जी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के लिए भी उनकी सीट खाली है। फिर एक जी मीम चल उनको रही थी। उनका बस चले तो व्हाइट हाँ। बॉल कैप्टन भी बन जाए। नहीं, अभी मैं कल ही पढ़ा था कि वो आ रहा था कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की भी सीट खाली है, तो वहां पे भी अप्लाई करने की कोशिश की जा नहीं वो सकती है। उनके पास रॉकेट यूनस हैं उस काम के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। सरफराज अहमद, जो कि ऑलमोस्ट ही हैज बिन, इनका बस आखिरी हम कह सकते हैं कि सीजन चल रहा है, लेकिन उनको शाहीन्स की स्क्वाड में भी शामिल किया गया है और फिर मेन स्क्वाड का भी हिस्सा है। सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, इन दोनों का कंपटीशन भी अवाम ने जो बनाया हुआ है फैंस क्लब्स पे। व्हाट डू यू थिंक कि हमें किस कीपर के साथ जाना चाहिए फॉर दिस सीरीज? एशिया पैसिफिक तो सरफराज अहमद की परफॉर्मेंसेज अच्छी है, लेकिन हमने बाकी को चांस दिया है कि हमने इधर यंग टैलेंट चेक करना है, और दूसरी साइड पे जो हमारे कीपर्स हैं वो दोनों ही एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों परफॉर्मेंस करके ते आते हैं, दोनों का प्ले ऑफ स्टाइल भी अलग है। वो सरफराज अहमद स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें, अगर नीचे से इनिंग्स को लंबा लेके जाना हो तो मोहम्मद रिजवान भी अच्छा करते हैं, और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उन्होंने अच्छा खेला है। क्या आपको नहीं था लगता कि इन दोनों कीपर्स में से किसी एक को रेस्ट करके किसी यंग कीपर को इंक्लूड किया जाए? अच्छा बड़ी कंट्रोवर्शियल सी सिचुएशन है, बिकॉज ये जो हमारी विकेट कीपिंग वाली स्पॉट है ना, ये हमेशा से ही ऐसी ही रही है। मतलब कि पोस्ट कह लें सलीम यूसुफ हमेशा से मुकाबले ही रहे हैं। देयर वाज मोइन राशिद, देन अतीक उज़्ज़मा एंड इमरान फरक के जो बड़े भाई थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। उनका थोड़ा सा आया था कि बीच में कि इन दोनों में से कौन एक खेलेगा, हुमायूं फरक, एंड देन कामरान राशिद अकमल, मोइन। राशिद मोइन, फिर वापस राशिद मोइन आते हैं, फिर राशिद भाई रिटायर कर जाते हैं, देन मोइन एंड कामरान अकमल, एंड देन कामरान अकमल एंड जुल्करनैन, एंड देन सरफराज अहमद एंड कामरान अकमल, एंड फिर सरफराज अहमद एंड अदनान अकमल, और उसमें से भी करते करते आप ये देखें कि सरफराज अहमद का जब भी कमबैक हुआ ना वो बड़ा तगड़ा हुआ है। वो चाहे उनका 2010 में ड्रॉप होने के बाद 2014 में वापस आना और बड़ी मार धाड़ वाली क्रिकेट खेल के उनका वो श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह की उनकी सेलिब्रेशन थी, शर्ट गंदी हुई है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी इनिंग को। फिर उनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस किस्म का कमबैक हुआ था, तो आई थिंक जो चीज दिमाग में रखी गई वो ये रखी गई कि लास्ट टाइम जब हम खेले थे इन्हीं ग्राउंड्स पे, तो तब हमारी टीम में किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस थी, आया कि वो खिलाड़ी उस किस्म की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर सकता है। सो लेट्स गिव हिम अ चांस। तो अभी भी जब भी डिबेट होती है कि सरफराज एंड रिजवान, तो वो लास्ट टाइम भी आई थिंक आपके साथ ही मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि प्रॉब्ली दे आर गोइंग विद द मॉडल के सीना में रिजवान एंड नॉन सीना में सरफराज। बट यस, अगेंस्ट बांग्लादेश चांस दिया जा सकता था कि आप एक और किसी यंग खिलाड़ी को ट्राई कर लेते, बट प्रोबेबली दे आर, आपके पास जो दूसरी ऑप्शन हसीबुल्ला की बनती है, पर हसीबुल्ला आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, हसीबुल्ला जो टॉप ऑर्डर बैठा है, और टॉप ऑर्डर आपका सॉर्टेड है विद 3 ओपनर्स ऑन द अप टॉप ऑलरेडी, अब्दुल्ला, साइम एंड शान मसूद। अगर आपकी प्लेइंग 11 में आप इस तरह से जाते हो, तो वो फिर शायद थोड़ा सा मिसफिट हो जाता हसीबुल्ला के लिए।
कि उसको फिर नीचे खिलाया जाता, फिर वो परफॉर्म ना करता, फिर वो भी साहिबजादा फरहान की तरह शिकायत करता कि मुझे खिलाते तो हो लेकिन मुझे मेरे नंबर पे तो नहीं खिलाते। तो मे बी वो रैशनल भी दिमाग में होगा। बट इट्स गुड कि आप हसीबुल्ला को शाहीन वगैरह के साथ रखो, और मे बी उसको स्क्वाड में भी रखो, जिस तरह मिकी आर्थर एंड सरफराज के टाइम पे बहुत सारे खिलाड़ी स्क्वाड में, फ्रिंजेस के खिलाड़ी भी साथ हुआ करते बट थे, यही तो शाहीन की मसला है कि जगह उनको एरिक शहीन क्लैपटन। की स्क्वाड से भी निकाल दिया गया है। या ये एक अजीब सीन है। ये नहीं, प्रॉब्लम व्हाइट बॉल नहीं खेल रहा वहां पे डार्विन। आई गेस, लेकिन टेस्ट स्कोर में ऐसा नहीं। मे बी यही वजह हाँ, रही होगी कि वो क्योंकि डार्विन में बिजी है विद द व्हाइट बॉल स्क्वाड, तो उसको इस रेड बॉल स्क्वाड में नहीं रखा गया। मे मे बी। बी, मे बी। और साथ में शहीन्स में एक, मतलब शहीन्स की टीम हम यही चीज लेके चलते हैं कि वो नेक्स्ट पाकिस्तान टीम होगी। सो उमर अमीन भी शहीन्स में खेल रहे हैं। या लाइक मेरा अच्छा इसके दोस्त है। इस अच्छा दोस्त है। गुड गाय, बट वही बात है ना कि कुछ कुछ खिलाड़ी होते हैं वो शायद वो गलत टाइम पे होते हैं, और ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वर्क एथिक, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस इज वेरी गुड। बट वो जब मौका मिला तो वो शायद क्लिक नहीं कर पाया, और थोड़ा सा उमर अमीन के केस में ये भी लगता है कि ये वाला भी वो वाला केस है कि यार इसकी शक्ल हमें पसंद नहीं है, क्योंकि 2017 में भी जब ड्रॉप किया उसको, उस वक्त उसने परफॉर्म किया हुआ था, जब उसको ड्रॉप किया है वर्ल्ड 11 के खिलाफ चांस भी दिया था उसने, थोड़ा बहुत स्कोर भी किया, बट उसके बाद दोबारा कभी मौका नहीं दिया। सिमिलर इज द केस विद जो कराची किंग्स का ऑलराउंडर हुआ करता था, उसका नाम बिल्कुल ही मेरे फेस से पता निकल रहा है। उसका उसका 50 था अपने दूसरे वनडे में, T20 की पहली बॉल पे उसने आउट किया था। हाँ, मेरी अमीन। आमिर यामीन, बिल्कुल, आमिर यामीन। और उसके बाद जब न्यूजीलैंड में कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था वनडेज में, वो नीचे से आके स्कोर भी कर रहा था, विकेट भी ले रहा था, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया, तो वो पाकिस्तान लेजेंड्स को अ, भी वही जितवा रहे थे। हाँ, पाकिस्तान लेजेंड्स को भी वही जितवा रहे थे, पर अब शायद थोड़ी सी ज्यादती शायद दोनों एंड्स पे है, उमर अमीन के साथ भी ज्यादती है उस स्क्वाड में होना, और उनके साथ जो ज्यादतियां हो चुकी हैं वो तो हो चुकी हैं। बट यही ठीक है, बात है उसको कि भी हाँ, मौका मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, मे बी ही कैन प्रूव हिमसेल्फ एज अ लेट ब्लूमर, जिस तरह हमने फवाद आलम का भी तो कमबैक करवा लिया था, एंड इट वर्कड आउट वेल फॉर अस फॉर लाइक 1.5 or 2 years, एंड व्हाई नॉट। या एक और इंक्लूजन जिस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, साद बेग की इंक्लूजन है। साद बेग एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो सिर्फ, अगर हम बात करते हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास बिल्कुल भी नहीं खेली। सिर्फ पाकिस्तान अंडर 19 के लिए 5 टेस्ट मैच खेले हैं। सो कराची किंग्स के साथ भी थे इस साल, जो पहले मैच में इंजर्ड होके फिर बाहर भी हो गए थे। सो यू हैव वर्कड विद हिम, आप उसके साथ ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया है। साथ बेक के, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, ही इज अ ग्रेट टैलेंट, और जिस तरह हमने देखा है, मैं बस यही जानना चाहूंगा कि वो आपने उसके साथ टाइम बताया, तो किस तरह का वो प्लेयर है, और आपको क्या लगता है कि अगर वो की फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान के लिए आगे जाके। ऑब्वियसली ये बहुत अर्ली प्रिडिक्शन है, क्योंकि अभी तो उसका बहुत कैरियर बचा बचा हुआ है। लेकिन क्या आपके इस पे सात बेग पे, क्योंकि अभी मैं ट्विटर देख ही रहा था, तो हर जगह सात बेग हो रहा था, और साथ में सिर्फ दो ही टॉपिक्स ट्वीट चल रहे हैं, या तो सात बेग पे चल रहे हैं या इमामुल हक को क्यों निकाला, यही चल रहा है। ये सात बेग के हक में लोग बात कर रहे हैं या अगेंस्ट बात कर रहे अगेंस्ट बात करें, सात बेग के अगेंस्ट और इमामुल हक के हक। हैं? ओके। दिस मस्ट बी यूनिवर्सल प्लेस। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट का तो ऐसा है कि जो टीम से निकलता है ना वो फौरन बेचारा हो जाता है, और जो टीम में आता है ना वो यकीनन किसी 2 नंबर तरीके से आया होगा। ये तो पेट रूल है ना हमारा, और ये हमारे माशरे का भी है। अगर कोई मतलब शायद सख्त बात हो जाएगी, अगर कोई खातून तरक्की कर रही है तो यकीनन उसने कोई बुरा काम करके तरक्की की है, किसी बंदे ने कोई पैसे बनाए हैं तो उसने यकीनन करप्शन की होगी। ठीक, तो ये हमारी तो सेट पैटर्न है। हमने रैशनैल से नहीं सोचना, हमने उस तरह से नहीं देखना। साथ बेग, वही वाली बात आ जाती है, हसीबुल्लाह इस वक्त मिसिंग। कोविड के बाद से ना मेरी मेमोरी के थोड़े से इश्यूज हो गए हैं, मुझे चीजें बातें करते हुए भूल जाती हैं। सो हसीबुल्लाह प्रॉब्ली इसलिए नहीं है टीम में बिकॉज ही इज सर्विंग टीम इन डार्विन, मे बी। एंड उसके बाद हमारे पास सेकंड ऐसी ऑप्शन विकेट कीपर में जिसका जिसको हम एज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, तो दैट इज साद बेग। भाई उसने कभी ना कभी तो बड़ी क्रिकेट खेलनी थी ना, कभी ना कभी तो फर्स्ट क्लास डेब्यू करना ही था ना, देन व्हाई नॉट हियर। या तो कहो कि जी वो मतलब प्लेयर बुरा है, प्लेयर भी बुरा नहीं है, मतलब अगर मैं दो खिलाड़ी जिनके लिए मैं कहता हूँ कि दे कैन बी
द नेक्स्ट गिलक्रिस्ट फॉर पाकिस्तान, वो एक हसीबुल्ला है और एक साद बेग है। एंड साद बेग स्पेशली फॉर वनडे फॉर्मेट बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है वनडे फॉर्मेट का। लड़का अच्छा है, अच्छा अच्छा बच्चा है, खेलता अच्छा है, फोकस्ड है, विजन है, कप्तानी की भी अंडर 19 की, तो गेम अवेयरनेस भी उस लिहाज से है। एंड यही साथ बेग एज ग्रुप क्रिकेट में हमारा बड़ा फेवरेट था। आज उसके उसको अगर ग्रेजुएट करके अगर हम शाहीन में ला रहे हैं तो हम उसके खिलाफ हो रहे हैं। उसको मौका अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट। हम या अभी डिसाइड कर कुछ रहे हैं ना दिन कि पहले हमें। उनसे शहीद अनवर बताया जा रहा था और कुछ दिनों बाद उसे पक्षी बताया जा रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में अगर किसी भी प्लेयर को ये खिताब ना मिले तो वो प्लेयर फिर अपने आप पे डाउट करता है कि मैं प्लेयर भी हूँ कि नहीं। आप वो तो है, बट हमें थोड़ा सा ख्याल ये भी कर लेना चाहिए कि दिस फाइन लाइन बिटवीन क्रिटिसाइजिंग एंड बुलिंग एंड ट्रोलिंग। तो वो आप किसी रैशनल की बुनियाद पे तो करो ना, सिर्फ इसलिए कि ओहो इसको क्यों सिलेक्ट कर लिया। अच्छा ठीक है, कर लिया, वजह बताओ क्यों नहीं करना चाहिए। कि पहले कभी खेला नहीं हो, एग्जैक्ट कभी ना कभी तो खेलना ही है उसने। देन व्हाई नॉट। और वो मतलब कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया ये तो आ नहीं रही, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा बांग्लादेश ये की, बट बांग्लादेश ये है। देन इसके खिलाफ भी चांस नहीं देना तो फिर क्या कीनिया ये के आने का वेट करें हम। और एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं, अब जैसे आपने बताया कि हसीबुल्ला में भी हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, सो टीम के साथ ट्रैवल करें, और मोहम्मद हारिस भी टीम के साथ ट्रैवल करें। तो अगर हम बैकअप इज अ विकेट कीपर्स की बात करते हैं, या मोहम्मद हारिस इज अ कैप्टन, बैकअप विकेट कीपर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ सात बैक के अलावा मे बी आई एम मिसिंग आउट, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई कीपर आपके डोमेस्टिक सिस्टम में है जो आप उसे आगे जाके ग्रूम कर सको और उसको पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा बनाओ कि वो आगे जाके एक प्रोस्पेक्ट बन सके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, अगर सॉलिड ऑप्शन विकेट कीपिंग की होती तो या लाहौर कलंदर के लिए साहिबजादा फरहान विकेट कीपिंग ना कर रहे होते। एग्जैक्टली और साहिबजादा फरहान के आपने नाम लिया, साहिबजादा फरहान पाकिस्तान शाहीन्स के कैप्टन थे लास्ट डेर अगेंस्ट डेर बांग्लादेश, और जो अभी जो शाहीन्स है उसमें साहिबजादा फरहान नहीं है। वो भी मे बी शायद पाकिस्तान टीम का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया में, शायद यही वजह हो सकती है। आपका सवाल बीच में कट गया था। मैं साहिबजादा फरहान की बात कर रहा था कि वो भी शायद पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए ये वजह हो सकती है कि उनको भी इस शाहीन हाँ वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, क्योंकि कल का वही ना मैच कि हम अ, अक्सर कल के यही मैच में देख वो रहे हैं। प्लेइंग 11 में थे, तो आई प्रॉब्ली या वही वजह कि वो वहां पे खेल रहे हैं। कल हम्म, के मैच में पता वो नहीं था, हसीबुल्ला कल का मैच नहीं खेला था। हाँ जी, कल का मैच हसीब नहीं था खेला, लेकिन वही बात है ना कि हम देख नहीं रहे कि कौन किस स्क्वाड का हिस्सा है, हमने बस यही देखने के शाहीन में ये प्लेयर्स मिसिंग है, तो हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। हाँ बॉलिंग ठीक। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ मैं आऊंगा। हम्म। नसीम शाह की वापसी हुई है, शहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा है, आमिर जमाल सब्जेक्ट टू फिटनेस है अभी, लेकिन वो भी स्क्वाड में शामिल है, मोहम्मद अली हैं, खुरम शहजाद हैं। सो एक मेरी थिंकिंग है, मैं चाहता था कि क्या शहीन शाह अफरीदी को इस सीरीज में रेस्ट दिया जा सकता था, क्योंकि अगर हम अपने पेसर्स की बात करते हैं, होम सीरीज है ये भी, लेकिन अगर हम पेसर्स की बात करते हैं वो सॉर्टेड थे लास्ट सीरीज से। मीर हमजा अच्छा करते आ रहे थे, खुरम शहजाद थे, आमिर जमाल थे, और साथ में नसीम शाह अगर वापस आते हैं, सो क्या ये फिर कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी। लेकिन क्या ये वो थिंकिंग है कि कुछ महीनों पहले हमने कह दिया था कि शहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जाएगा सजा के तौर पे, तो वो उसको खत्म करने के लिए कि नहीं इसको कोई सजा नहीं दी जा रही, तो शहीन शाह अफरीदी को इंक्लूड किया गया। दे- वही बात है ना, फिर इंक्लूड किया तो साथ में दूध दिया तो मेंगने भी डाल दी कि उसको स्ट्रिप कर दिया वाइस कैप्टनशिप से। सो दैट इज एन इंडिकेशन कि जी हम आपको वाइस कैप्टन से जो है स्ट्रिप करें, तो मे बी देयर इज अ चांस कि हम आपको ये वाले टेस्ट मैच में खिलाएं भी ना। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। एंड दूसरा ये है कि मीर हमजा की भी हमारी इस टीम में शामिल हैं, जो इट्स गोइंग टू बी आर हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है। देन शाहीन एंड मीर हमजा बोथ लेफ्ट आर्म पेसर्स। मोहम्मद अली मौजूद है हमारे पास। देन वी हैव खुरम शहजाद भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बड़ा अच्छा गेम किया था, अभी डार्विन में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो फास्ट बॉलिंग की यूनिट में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि शाहीन को एक खिला लें, बिठा लें,
हाँ, नसीम को एक खिला लें, एक बिठा लें या दोनों खिला लें। नसीम का ये है कि वो 1 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी हो रही है, एंड इन कंडीशंस में, इस मौसम में, आई डोंट नो कितना बेनिफिशियल होगा फॉर अ फास्ट बॉलर टू प्ले अ टेस्ट मैच। बात तो आ जाती है कि जी वो नेशनल ड्यूटी है एंड ऑल, बट हमें याद करना चाहिए कि हमारे द ग्रेट इमरान खान भी सितंबर में टेस्ट मैचेस नहीं खेला करते, बिकॉज इस फिर आ मौसम जाएगी में कि फिर इस पे इस काउंटर आ जाता है कि आप इमरान खान को नसीम शाह के साथ कंपेयर करें। नहीं, मैं चले एक और एग्जांपल दे देता हूँ। पंजाबियों की कहावत है कि इन 2 महीनों में पहलवान भी एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। इतना वही बुरा बात है मौसम है कि फिर। वही पॉइंट भी यही था मेरे सवाल का कि हमारी बांग्लादेश टीम आ रही है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमने टैलेंट चेक करना है और दूसरी तरफ हम बॉलर्स के होते हुए भी हम सीनियर्स को रेस्ट नहीं करा रहे, तो फिर ये भी डिबेट है कि हम साल में टेस्ट सीरीज कम खेलते हैं, लेकिन अगर जो प्लेयर 3 फॉर्मेट्स खेल रहा है आप उसका वर्कलोड मैनेजमेंट भी इसी तरह कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज आप आगे बहुत कम खेलते हैं, लेकिन फिर आपके पास जो है अभी जो क्रिकेट शुरू हो रही है वो बड़ी लंबी देर चलेगी, उसमें बीच में जो गैप्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड ने भी टूर करना है पाकिस्तान का। सो अकॉर्डिंग टू मी इधर हम रेस्ट करा सकते थे सीनियर्स को, लेकिन वही बात है कि क्या पीछे वो थिंकिंग नहीं है कि हम प्लेयर्स को ड्रॉप करेंगे तो अवाम हमें क्रिटिसाइज करेगी कि हमने बड़े प्लेयर्स को क्यों ड्रॉप कर दिया। देखें, इसके 2 से 3 पहलू बनते हैं। नंबर वन के हम उनको रेस्ट करवा सकते थे, जी करवा सकते थे। उसका नुकसान क्या है कि इंग्लैंड सीरीज से पहले शायद शाहीन और नसीम की मैच प्रैक्टिस ना होती, बिकॉज फिर उसका दूसरी ऑप्शन उनके पास क्या थी कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में की खेलने का तजर्बा, प्रैक्टिस और इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू प्लेइंग अ टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान फर्क होता। सो द काइंड ऑफ मैच प्रैक्टिस आपको एक टेस्ट मैच दे सकता था, वो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में शायद ना मिल पाता। तो थिंकिंग शायद यही है कि इसको एज अ प्रैक्टिस, एज अ प्रिपरेशन रखा जाए फॉर द अपकमिंग टेस्ट मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, एंड उसके बाद जो हमारा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जिसके जिसके मुताबिक सोच रहे हैं। बट साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड तो फॉर श्योर ना कि वो हमने करना है। दूसरा एक और एलिमेंट, तीसरा पहलू जो है वो ये है कि पहले होती थी कि बायलैटरल सीरीज जो होती थी ना, वो बायलैटरल सीरीज होती थी, उनका कोई फ्यूचर इम्प्लीकेशन एंड इम्पैक्ट नहीं होता था। अब चूंकि दिस इज पार्ट ऑफ WTC 25, तो हमारे रेंज में इसका इम्पैक्ट वो भी है कि इस सीरीज में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारे चांसेस ब्राइट होंगे टू somehow qualify for the final. It's a very far-fetched idea, but at least एक ambition तो है। तो जब वो एम्बिशन है तो फिर मैं अपने रिसोर्सेज उस हिसाब से यूज करूंगा। तो उस चीज को प्रॉब्ली ज़हन में रखते हुए कोशिश की जा रही है कि हम अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स को भी साथ रखें। एक, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बी, अगर हम अच्छे मार्जिन से जीतते हैं देन वी हैव बेटर पॉइंट्स ऑन आवर टेबल। तो मेरे ख्याल में तो ये वजह बनती है। सही। मैं लास्ट डिपार्टमेंट की तरफ आऊंगा जिस पे आपने सबसे पहले भी बात की थी, स्पिन वो मेरा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है ना। हाँ, वो स्पिन मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट है। स्पिन हाँ डिपार्टमेंट पे जी। आऊंगा मैं। अबरार अहमद, द ओनली स्पिनर, ही वाज जी। इंजर्ड ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया टूर। जी। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। हमने सिर्फ T20 के दो दो T20 आईज खिलाए थे उनको, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था। फिर उनको हमने चांस नहीं था दिया, शायद मिस्ट्री छुपा रहे थे हम उनकी कि मिस्ट्री उनकी कहीं लीक शीक ना हो जाए तो मसला हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी सलमान अली आगा को एज ए स्पिनर यूटिलाइज किया गया था। सलमान अली आगा नो डाउट ही कैन स्पिन द बॉल, लेकिन वही है कि ही इज नॉट अ प्रॉपर स्पिनर। फिर नुमान अली रिटेन नहीं किया गया, साजिद खान को नहीं रिटेन किया गया, जो कि मुझे अ, समझ नहीं आती कि साजिद खान को क्यों ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि जब से उनका डेब्यू हुआ है आई गेस एक मैच होगा जो उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई होगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम साजिद खान की परफॉर्मेंस की बात करते हैं वो एक अच्छे स्पिनर हैं। लेकिन फिर अगर हम दूसरी तरफ भी स्पिनर्स की बात करते हैं तो ऑप्शंस थे, मेहरान मुमताज की शक्ल में भी ऑप्शन थे, मुबस्सिर खान की शक्ल में भी ऑप्शंस थे। सो हमने देखा है कि बड़े अरसे से अंडर बाबर आजम की कैप्टनसी से भी कि हम
स्पिनर्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, हम डिपेंड करते हैं कि ऑलराउंडर्स के लेके जाया जाए। अगर तो हमारी ये थिंकिंग है कि हम इंडिया की तरह यूटिलाइज करेंगे तो हमें इंडिया की तरह प्रॉपर ऑलराउंडर स्पिनर्स की भी जरूरत है, क्योंकि अगर हम इंडिया को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उधर जडेजा टेस्ट की स्पिनर खेलते हैं तो वो प्रॉपर करते हैं अगर वो बॉलिंग पे आते हैं। अगर अश्विन की बात करते हैं या अक्षर पटेल की बात करते हैं, सो वो एक प्रॉपर स्पिनर्स हैं। लेकिन अगर हम उस स्ट्रेटेजी के साथ हम जा नहीं सकते, क्योंकि उधर उनको बेनिफिट होता है, उनकी वो टीम सेट है। अगर हम वही सेम सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट पे लेके आए तो उस तरह से हमें फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे कि ये पाकिस्तान में सीरीज हो रही है और पाकिस्तान की जो पिचेस होती हैं वो स्पिन फ्रेंडली होती हैं, पिंडी की पिच निकाल के। सो आपने पहले भी इस पे थोड़ी सी बात की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा। स्पिनर्स, फिर हम यही बात करते हैं कि स्पिनर्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन अगर हम स्पिनर्स की लिस्ट की बात करें, स्पिनर्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन हम जो ज्यादती ये करते हैं कि हम उनको सीना पिच पे, न्यूजीलैंड जैसी पिच पे जफर गोहर जैसा स्पिनर खिला के तो हम कह देते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं है और फिर हम उसको बाहर कर देते हैं। फिर वही प्लेयर जाके काउंटी क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देता रहता है, पूरा डोमेस्टिक वो परफॉर्मेंस करता है, लेकिन फिर वही कि उसने न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस नहीं दी और वो दोबारा सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं जफर गोहर पे भी आपकी राय लेना चाहूंगा, लेकिन ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि स्पिनर्स की अगर हम लिस्ट की बात करें, वी हैव अबरार अहमद, मेहरान मुमताज है, मुबस्सिर खान है, साजिद खान है, नुमान अली है, तो स्पिनर्स तो सिस्टम में है। क्यों पाकिस्तान जाहिद क्रिकेट में जाहिद अ, महमूद है, अगर जाहिद आप स्पिनर महमूद है, के ऑप्शन, जाहिद देन महमूद फैसल है, अकरम उस्मान है। कादिर हैं, फैसल अकरम है, फैसल अकरम है हमारे पास। अरफात तो मिन्हास भी है। सो अरफात स्पिनर्स मिन्हास तो इज अ गुड ऑलराउंडर। तो या देखें, स्पिनर की जब हम बात करते हैं ना, तो स्पिनर की प्राइम ड्यूटी है बॉल को स्पिन करना, उसको बैटिंग आना इज एन एडेड एडवांटेज। सो अगर आपके पास ऐसा स्पिनर ही मौजूद नहीं जो बेचारा बॉल ही स्पिन नहीं कर पा रहा, तो उसकी बैटिंग का हम आपको उस तरह से फायदा नहीं हो पाएगा, फिर आप स्टीव स्मिथ बन जाओगे इवेंचुअली। और फिर स्टीव स्मिथ बनने के लिए फिर आपको स्टीव स्मिथ जैसा होना पड़ेगा कि आप इतने अच्छे बन जाओ कि आप, या अजहर अली की एग्जांपल ले लें कि अजहर भाई स्टार्टेड ऑफ एज अ लेग स्पिनर एंड देन went on to become one of the best test batsmen that Pakistan has produced overall in terms of number, उनके नंबर ऑफ स्कोर्स अगर देखे जाएं। अम, तो जो दो से तीन चीजें जो है, मी बीइंग स्लाइटली ओल्ड स्कूलिश इस मामले में, तो मैं जिस तरह मुझे पसंद है कि टीम में हर तरह का फास्ट बॉलर होना चाहिए, जिस तरह से मुझे पसंद है कि टीम में हर तरह का स्पिनर होना चाहिए। um, you should have a off spinner, you should have a left arm spinner, you should have a wrist spinner, either left arm और right arm, तो दोनों ऑप्शन आ जाती हैं हमारे पास। तो इट्स बेटर टू हैव अ मिक्स ऑप्शन आपके पास, बिकॉज फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप उनको, स्पेशली लंबे फॉर्मेट में जब गेम थोड़ा पुराना हो जाता है, जब आपको स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत होती है, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। um, इतने ज्यादा अरसे से हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स हमारे पास, अगर हमारे पास हर फॉर्मेट के टाइम पे हमें मुसीबत बन जाती है, स्पिनर्स किधर है? वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है, स्पिनर समझ में नहीं आ रहा कि इसको खिलाना है, क्या करना है। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, समझ नहीं आ रहा स्पिनर्स की क्या सिचुएशन करनी है। अब टेस्ट आया तो टेस्ट में हमने जो दो अच्छे स्पिनर्स हमारे हम साथ लेके गए थे, ऑस्ट्रेलिया साथ लेके चल रहे थे, और वो हमने ड्रॉप कर दिए। अब ठीक है, उसमें नुमान की प्रॉब्ली इंजरी और उसकी उसकी वो सर्जरी वर्जरी भी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो प्रॉब्ली ही हैजंट रिकवर्ड प्रॉपरली फ्रॉम दैट मे बी। बट साजिद खान का ड्रॉप किया जाना वो समझ में नहीं आया। यू नीड अ फिंगर स्पिनर। और वैसे भी ऑफ स्पिनर्स रह बहुत कम गए हैं पाकिस्तान में, तो रह ही बहुत थोड़े गए हैं। वी हैव लाइक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, बट वो 2014 की क्रैकडाउन के बाद से हमारे पास ऑफ स्पिनर्स भी उस तरह से नहीं आ रहे हैं, नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन कि आप साजिद खान को भी साथ लेके चलते, और प्रोवाइडेड अगर फिटनेस फिटनेस ठीक है, तो नुमान अली इज अ वेरी श्रूड बॉलर। वो आपके मिडिल ओवर्स में स्कोर रोक के रखता है और तंग किए रखता है ऑपोजिशन को, और जहां जरूरत होती है विकेट्स भी लेता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वो विकेटें खाया करता था एक टाइम पे, मुझे याद है 5-5 विकेट वो मजाक 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 में ले रहा था 2019-20 के सीजन में। और दूसरा, आप अगर ये कहें कि जी वो उनकी उम्रें ज्यादा हो गई हैं, तो स्पिनर और फास्ट बॉलर का सीन ये होता है कि जिस पॉइंट पे आके फास्ट बॉलर की डिक्लाइन आनी शुरू होती है, उस पॉइंट पे स्पिनर की राइज शुरू हो रही होती है। सही जजमेंट इज द प्राइम एग्जांपल।
जुल्फ़िकार अली कि वो बाबर भी जुल्फकार पाकिस्तान बाबर के लिए इज अ खेलते हैं। इज ए गुड जी। एग्जांपल। और बाकी स्पिनर्स भी आप देखें, रविचंद्रन अश्विन बिफोर टर्निंग 30 एंड रविचंद्रन अश्विन आफ्टर टर्निंग 30, बहुत फर्क है। तो आप एज ए स्पिन बॉलिंग में आप विद टाइम ज्यादा ग्रो करते हो। और फिर ये भी नहीं है कि हमारे बॉलर्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप उसामा मीर की एग्जांपल ले लें। अच्छा होता कि अगर हम उसको खेल लेने देते T20 ब्लास्ट, वो वहां पे बॉल करता, उसको पता चलता, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती। बिकॉज स्पिन बॉलिंग का तो ऐसे ही है कि जितना आप रिपीट करोगे उतना आप ज्यादा बेहतर होगे। बिकॉज रिपीटेबल एक्शन जो है स्पिन बॉलिंग में आपको विकेट लेके देता है। रिपीटेबल स्पेल्स आपको, अच्छे स्पेल्स आपको विकेट लेके देते हैं। अच्छा बॉल या अच्छा ओवर आपको विकेट नहीं लेके देता। और ज्यादा स्पेल तो आप तभी करोगे जब ज्यादा क्रिकेट खेलोगे। यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन हमने चूंकि एक रूल बनाया हुआ है, और वो रूल प्लेयर्स के लिए है, मेरे लिए नहीं है, लिहाजा हमने उसका एनओसी कैंसिल कर दिया। बेहतर होता कि वो खेल लेता। तो वही चीज है कि स्पिन डिपार्टमेंट हम बेहतर कर सकते हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। यहाँ मौका था कि हम मुबस्सिर और मेहरान मुमताज को चांस दे सकते थे। मे बी सम अदर, जाहिद महमूद को चांस दिया जा सकता था एज ए स्पिनर। बट और मुबशर खान को तो काफी देर से पाकिस्तान शाहीन्स के साथ पहले कैरी भी किया जा रहा था। मतलब एक वक्त पे नजर आ रहा था कि मुबशर खान और मोहम्मद हुरैरा जो है उनको ग्रूम किया जा रहा है कि फॉर नेक्स्ट के ये दोनों प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। लेकिन एकदम से मुबशर भी गायब हो गए थे और हुरैरा को भी ड्रॉप कर दिया गया था। हमने इस पे पहले डिस्कशन कर ली मुबस्सिर है। वाज इन लाइन टू बिकम क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन या 2020। उसको हम्म, अवार्ड मिलने लगा था, वो तो फिर आउट ऑफ नोवेयर रोहेल नजीर की एंट्री होती है, ही बिकम द डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर या इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको दे दिया था। वो मुबस्सिर खान का बंदा था, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस साल चलती हुई आ रही थी। हम्म। um, और दूसरी एक और चीज है कि बिकॉज हमारा मैच पिंडी में है, पिंडी में फिंगर स्पिनर्स बड़े कामयाब होते हैं। तो आप एटलीस्ट पिंडी के लिए साजिद खान को या इन दोनों बॉयज में से किसी एक को रखते, मुबस्सिर या मेहरान मुमताज में से। एंड मेहरान मुमताज इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर, बट उसको खिला लें सही। एक और स्पिनर थे पेशावर जल्मी के लिए, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच जितवाया था सेकंड लास्ट ओवर करके रिसेंट इसी सीजन में। सुफियान चलें मुकीम। नहीं नहीं, सुफियान मुकीम तो इंजर्ड थे। चलिए उस पे अभी बाद में। हाँ, हाँ वो भी जो डार्विन में है, वो दाढ़ी वाले हाँ याकूब जी साहब। जी जी, अयूब के आरिफ याकूब, याकूब। इसको तो हम इसका आरिफ याकूब। आरिफ याकूब, ही इज इन डार्विन विद द हम्म, टीम। इसी तरह और भी तो बॉलर्स हैं ना, जैसे वो कराची किंग्स के उमर खान होते थे। वो वो पता नहीं जब कहाँ अपनी गायब हुए। एबी अपनी डिविलियर्स को आउट इमर्जिंग किया उन्होंने सीजन में। इमर्जिंग एज से बाहर निकले तो वो गायब। असगर, मोहम्मद असगर जितना सा इमर्जिंग एज में थे, खेलते रहे, इमर्जिंग एज से जब बाहर निकले तो गायब। अम, इब्तिसाम शेख। इब्तिसाम शेख, मैं उस पे आ रहा था। देन कासिम अकरम, हमने इतना टाइम स्पेंड किया उनके ऊपर कि अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग अच्छी कर लेता है। फ्यूचर इमर्जिंग कैप्टन की एज से बातें निकला आ था। रही थी। फ्यूचर कैप्टन की बातें हो रही थी, हमने उनको पंजाब का हम्म, कैप्टन बना दिया था। हम्म। while we had like someone like Shoaib Malik in the team, so वो शोएब मलिक के कैप्टन थे उस सीजन में। बट अभी भी पाकिस्तान लाहौर में की कैप्टनसी करते हैं। क्या, सुहेल नजीर भी, ऐसे बहुत से प्लेयर्स जो हमने टैग दे दिया था कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, फिर एकदम से वो क्या प्लेयर्स गायब हो बहुत जाते हैं और जल्दी फिर दे दिया था। कोई नया प्लेयर आ जाता है। एग्जैक्टली हैदर अली भी एक मिसाल है कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट था। फिर अभी रिसेंटली जो प्लेयर्स इस टैग के नीचे से गुजरा है और फिर एकदम से अब उस पर तनकीद हो रही है कि वो क्यों है। साइम अयूब की बात कर रहा हूँ टाइम मैं। अयूब। सो बहुत से प्लेयर्स हैं और हम खुद जल्दी करते हैं और हम खुद जल्दी फिर तनकीद में भी करते हैं। मतलब चले, हम तारीफ करें चले तो चांद तक, वरना शाम तक वाला हमारे फैंस का हिसाब है कि कभी सर पे हम्म, चढ़ा के रख दिया, नहीं तो फिर जमीन पे रौंद दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद एंड करते हैं। वकार यूनिस को एक बार फिर से पता नहीं पांचवी छठी हजार मरतबा दोबारा पीसीबी में वापसी हुई है। और हर दफा कोई ना कोई नया रोल लेके आते हैं, कभी हेड कोच आते हैं, कभी टीम मैनेजर आते हैं, कभी बॉलिंग कोच आते हैं, और इस दफा तो मेरे ख्याल से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी ऊपर का रोल उन्हें कोई मिला है कि जो हमारे बड़े बॉस हैं उन्होंने कहा है कि मेरी बाकी जॉब्स भी हैं, मैंने वो भी देखना है, तो तुम ये संभालो, लेकिन सैलरी तो मैं ही लूंगा। सो
वकार यूनस की वापसी, मतलब ये रोल एक ऐसा रोल है कि इसकी ज़रूरत थी सेटअप में कि आपको एक क्रिकेटर चाहिए था, लेकिन इसके लिए मज़ीद बेहतर कैंडिडेट्स हो सकते थे। राशिद लतीफ़ टाइप या बाज़िल खान की तरह, या और भी बाकी प्लेयर्स, मिसबाह-उल हक की हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि और भी क्रिकेटिंग माइंड्स आ सकते थे। लेकिन वही प्लेयर जो कि काफ़ी अरसे से सिस्टम का हिस्सा चलते आ रहे हैं, और सिर्फ़ ये नहीं, ये वो मेन कोच मेंटोर हैं कि जिनके अंडर हर प्लेयर मोस्टली 50% ऑफ द प्लेयर्स की शिकायत रहती हैं कि हमारी इस बंदे के साथ नहीं बनती। जिनमें से रिसेंटली जो हमारे पेसर वापस आए हैं रिटायरमेंट से, वो रिटायर ही इसलिए हुए थे कि मेरी वकार भाई से नहीं बनती और मैं वकार भाई के अंडर नहीं खेलूंगा। सो वकार यूनिस का वापस आना, एक और 5 टीम्स का टूर्नामेंट अनाउंस कर देना, जो कि 1 साल पहले ही उसको खत्म किया था कि हमने 5 टीम्स का टूर्नामेंट नहीं खेलना। तो ये सब मतलब थोड़ी-सी ब्रेक आती है, हम थोड़ी सर्जरी के अनाउंसमेंट करते हैं, फिर थोड़ा-सा कोई सरप्राइज़ लेके आ जाते हैं। कुछ ना कुछ हमने बस ऐड ऑन करना होता है कि भाई काम चल रहा है, हम बहुत काम कर रहे हैं ये दिखाने के लिए। सो ये जो डेवलपमेंट हुई है वकार यूनिस को लेके आना, और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो एडिशन कर दिया है, मतलब पूरा साल बस खेलो, और नेशनल प्लेयर्स को भी कहा है कि भाई आपने भी खेलना है, वरना हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। सो क्या है आपका टेक? ये सर्जरी हम करते ही है, बट हम करते वो वाली, इसकी खबर नहीं आई थी कि सर्जरी के बाद तौलिया अंदर रह गया, छुरी अंदर रह गई, कैंची अंदर रह गई, तो हम वो वाली सर्जरियां बस करते हैं। बाकी आई थिंक यू उल्टी यू टांग की वांट सर्जरी कर दी। you want to put me into a difficult situation, but no, it's a clear known fact that I'm a Vakarinus fan when it comes to pick one from the two W's. तो वो आई थिंक विकी भाई जो है ना वो ही उनके इज गोइंग थ्रू। एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर लेना, आप हाँ बॉलिंग मैं भूल उस जाएं, आप मैं वो एज अ प्लेयर हाँ तो वो टॉप के हैं, उस पर नो हाँ डाउट, लेकिन हाँ there's no doubt एडमिनिस्ट्रेटर about तो that. या मैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि he is probably going through a phase in life when he's trying to discover himself, rediscover himself, maybe because uh, थोड़ा हिस्टोरिकली चलते हैं, इनके कमबैक्स की अगर बात कर लें तो 1990s में कमर टूटी, जब वापस आए तो पेस कम हो गई थी, बट ही वाज स्टिल वेरी फिनोमिनल। 1996 तक ही वाज डूइंग वेल, देन दैट वुमन हुज बेंगलोर वाला वनडे जहाँ पे वो ऐसा पिटे कि फिर पिटते ही रहे, एंड देन फिर ड्रॉप होना, फिर इवेंचुअली डिप्रेशन में जाना, देन कम बैक करना, ऐसा कम बैक करना कि फिर इवेंचुअली कैप्टन बन जाना पाकिस्तान टीम का, एंड देन रिटायरमेंट, देन बॉलिंग कोच बनना। और वो बॉलिंग कोच भी ऐसा बनना है कि उस वक्त एक पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड 11 हुआ था, उसमें उन्होंने बॉलिंग भी की थी, एज ए बॉलिंग कोच टीम में बॉलिंग की थी इस मैच में। देन असिस्टेंट कोच बन के वापस आना, एंड देन हेड कोच बनना पाकिस्तान का इन 2010, एंड उसके बाद um, he has been part of the team in a at a very difficult times as well. अगर आप 2010 वाला एपिसोड देखेंगे, he was head coach at that time. और उसके बाद जो हम 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 जो चीजें देखते हैं कि जी बड़ा मुश्किल वक्त था, बट उस टाइम पे भी आप देखें कि टीम की परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसेंट। हमने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हराया था, देन हमारा इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं रही थी, हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल गए थे व्हेन ही वाज कोच। प्रीटी डिसेंट परफॉर्मेंस रही थी उसके बाद, एंड दूसरी बार भी जब वापस आए हैं तो उस वक्त हालात उस किस्म के थे कि हर चीज में डिक्लाइन आ रहा था, लेकिन उस वक्त हमारी रेड बॉल क्रिकेट अच्छी चल रही थी, व्हाइट बॉल क्रिकेट बुरी चल रही थी। उससे पहले एक सिचुएशन थी कि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहतर करना शुरू कर दिया था, रेड बॉल अच्छा उतनी चल रही थी। हम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो थी वो 2017 में नंबर वन टेस्ट टीम बनी थी, बट जब वो नंबर वन टेस्ट टीम बनी थी वो मिकी आर्थर की पहली टेस्ट सीरीज थी एज ए हेड कोच। उससे पहले एक साल वकार यूनुस वाज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट जाता है उस बंदे को उस वक्त टीम का हेड कोच होने में। ठीक है, उनके कोचिंग स्टाइल और उनका द मैन मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सख्त है, बट उसमें ये है कि आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट उनका जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि वो अगर किसी की एबिलिटी है कि चीज बेहतर करने की, जब वो नहीं करता तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। इज दैट काइंड ऑफ अ कोच कि ये अगर मजीद मेहनत करके अपने आप को बेहतर कर सकता तो ये मेहनत क्यों नहीं कर रहा। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो नजर आती है, उस पर फिर बाकी खिलाड़ी शिकायत भी करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी इनकी कमबैक्स की सिचुएशन ये है कि ये हेड कोच की पोजीशन से रिटायर करते हैं, छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं, और फिर कमेंटेटर बन जाते हैं। फिर जब ये कमेंट्री कर रहे होते हैं फिर इनका दोबारा कोच बनने को दिल करता है। फिर जब ये कोच बनते हैं फिर इनका कमेंट्री करने को दिल करता है।
तो फिर ये छोड़ के वापस कमेंट्री में चले जाते हैं. एंड नाउ इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ये इनका एक चैलेंज होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट ही हैजंट डन बिफोर. He has been a coach, he has been a commentator, he has been a captain, he has been a phenomenal cricketer as he was. बट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इनके लिए बिल्कुल नया होगा, बिकॉज इन्होंने इससे पहले इस किस्म का ऑफिस होल्ड नहीं किया हुआ. दिस कुड हैव बीन, जैसे आपने कहा कि राशिद भाई वुड बी दी ऑप्शन, या और इस किस्म के खिलाड़ी. बट फिर सवाल ये कि क्या वो करना भी चाहेंगे? Rashid Latif, would he like to join back in this circumstances? मिसबाह हक टेक्निकल कमेटी में थे, वो किधर गई वो टेक्निकल कमेटी? बेसिकली वो टेक्निकल कमेटी का रोल यही था ना, चेयरमैन को एडवाइस करने का. वो टेक्निकल कमेटी भी नहीं रही. अब वो उसकी जगह आप एक रॉब की टाइप सिचुएशन बना बना के विकी भाई को ले आए. और ये थोड़ी सी स्मोक स्क्रीन सिचुएशन भी है कि अब क्रिकेट के रिलेटेड मामला पे ना तनकीद सैयद बादशाह पे नहीं होगी, और वो गालियां वकार भाई खाएंगे. और सबसे ज्यादा होता ही इन मामलात पे है कि जी पाकिस्तान फलाने से क्यों हार गया, फलाना सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, ये कोच क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहे हैं. वो कहेगा भाई मैं तो क्रिकेटिंग के मामलात में बोलते ही नहीं, वो तो वकार भाई देखते हैं, मैं तो देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, बड़े बड़े मामला. और वो भी वो किस किस्म के मामला देखते हैं वो आप बटा फास्ट में सुन लिया होगा, जो उन्होंने मीटिंग वाकया में सुनाया जाते हैं, कि वहीं के वापस आते हैं. उनकी प्रायोरिटीज जो है वो सेट है, तो सिर्फ फोटो ऑफ करनी है मैंने, अल्लाह अल्लाह कैसा. नहीं, वो उनके दिमाग में था कि वही मैं उधर टीवी शो पे जाता हूँ या सेनेट में जाता हूँ, तो उधर जो काम होते हैं मेरे बस वही जाके मिलने, हाथ मिलाने, तस्वीरें लेनी है और वापस आ जाना है. सो या जो वो पिछले 2 साल से करते आ रहे थे मीडिया पे, उन्होंने वही काम किया उधर मीटिंग में जाके. सो शायद बाकी उस काम से वाकिफ नहीं होंगे, उनके किरदार से कि वो क्या करते हैं, लेकिन उनके लिए तो उन्होंने कुछ नया काम किया नहीं, उन्होंने तो वही किया जो उनकी आदत है. सो बस ये यही. जो चैंपियंस कप भी जो लाए हैं वो भी तो उनकी एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि यार कुछ नजर आ जाए कि मैं कर रहा हूँ. ठीक एग्जैक्टली है, वो ऐसा ही जो है कि बस कुछ हो हमें नहीं था, कुछ अनाउंस नहीं था किया इतनी देर से, तो बस कुछ अनाउंस करना था, हाँ, बस तो हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हम. मैं ना कुछ तख्ती लगा दूं, मतलब आई डोंट नो हाउ फेमिलियर यू आर विद लाहौर, बट लाहौर में इन्होंने पिछले ड्यूरिंग हिज टाइम एज ए केयर टेकर मिनिस्टर इन्होंने बहुत डेवलपमेंट के काम किए. और लोगों ने कहा कि मोहसिन स्पीड ये और रोफना डमदाना ऐसी ऐसी जगह पे भी इन्होंने वो डेवलपमेंट कर छोड़ी कि जहाँ पे जरूरत नहीं थी, और जरूरत से ज्यादा वहां पे पैसे लगा दिए. तो वो शौक तो है ना उनका कि चलो ठीक है कुछ नहीं हो रहा, चलो हम स्टेडियम तो खाड़ के नहीं बनाते हैं. और वो वाले काम शुरू हो गए. तो पिछले 3-4 चेयरमैन के साथ ये इनसिक्योरिटी या ये मसला रहा है कि वो पहले दिन से इस शौक में थे कि यार मैं कुछ नया कर दूं जो कि मेरी लेगेसी बन जाए. रमीज भाई पीजेएल और एक वो वुमेन लीग आना चाह रहे थे. अम, सेठी साहब जब वापस आए तो उनके पास ऑब्वियसली एक लेगेसी थी, बट वो रिवाइव करना चाह रहे थे कि पीएसएल टू टू द बैक टू इट्स प्रीवियस ग्लोरी. जका साहब जो हैं वो T10 करवाना चाह रहे थे. उसके बाद ये आए हैं तो ये कह रहे हैं मैं सुपर कप करवा देता हूँ. भाई अब अपना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर थोड़ा और बेहतर कर लो, उसको मजीद कंपेटिटिव बना लो. वो जो 14,000 टीमें खेलेंगी पहले, और उसके बाद हम उसमें से 5 खिलाड़ी लेंगे, और 5 खिलाड़ी हम पहले ले लेंगे, बिकॉज एज मच एज आई नो वो चैंपियंस का पहले हो रहा है और डोमेस्टिक क्रिकेट उसके बाद हो रही है. और उसके बाद उसकी स्केड्यूलिंग इस तरह से है कि हमें जिस वक्त वनडे की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए उस वक्त हमारा कोई वनडे टूर्नामेंट नहीं है. अगले साल हमने वनडे का चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और हमने वनडे का अपना प्रीमियर टूर्नामेंट खत्म करके उसको रिप्लेस कर दिया एक और टूर्नामेंट से, बजाय इसके कि हम उसमें मजीद टीमें ला के ज्यादा क्रिकेट वनडे क्रिकेट खिला के इसको जरा हम कंपेटिटिव किस्म का अपन टेंगुलर कर लेते हैं. लाइक आप ये देखें कि प्रीवियस 6 टीम्स वाले सेटअप से मुझे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसने जो नेशनल वनडे कप था वो खत्म कर दिया था, जो ज्यादा टीमें खेलती थी. पाकिस्तान का प्रीवियसली वही होता था कि पंजाब सिंध सरहद बलोचिस्तान सरहद कह रहा हूँ केपी बलोचिस्तान खेलते थे एंड फेडरल खेलता था, 5 टीमें खेलती थी, नीचे वो फिर वही होता था लाहौर रीजन वर्सेस फलाना 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 फलाना. तो एक नेशनल वनडे कप हो रहा था, उसको भी खत्म किया, वनडे क्रिकेट मजीद कम कर दी. अब उसका रिजल्ट यही था कि हम जब वनडे का वर्ल्ड कप खेलने गए 2023 में, हमें समझ ही नहीं आ रही थी खेलना किस तरह, बिकॉज हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट के अंदर वनडे क्रिकेट होती ही नहीं. और इसमें भी यही हुआ है कि वो जो एक पाकिस्तान कप था उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर एक सुपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ले आए. फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी होगी, आपकी सेकंड ग्रेड 2 भी होगी, एंड सुपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी होगी. T20 भी होगी, सेकंड ग्रेड 2 T20 भी शायद होगी, और उसके ऊपर एक सुपर T20 भी होगा. वनडे होगा नहीं होगा,
नहीं, सेकंड ग्रेड वनडे होगा शायद नहीं होगा, हाँ एक सुपर वनडे कप जरूर होगा। और उसकी नर्सरी क्या होगी? टेस्ट की वही परफॉर्मेंस, अगर रेड बॉल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुझे वनडे खिलाएंगे आप? वही हम अगर पहले की बात करते हैं तब पाकिस्तान कप होता था और मतलब वो पूरा एक एक्साइटमेंट होती थी कि पाकिस्तान कप स्टार्ट होने वाला है। स्टेडियम्स में फैंस पूरा स्टेडियम्स पैक होते थे और फिर पाकिस्तान कप हो रहा होता था। लेकिन जब से वनडेज में डिक्लाइन आना शुरू हुआ है वो यही वजह है कि वनडेज कम कर दिए हैं। फिर हमारा फोकस उस तरफ नहीं रहा। हमारा बस फोकस ये है कि बस जैसे आपने खुद ही कहा बस एक तख्ती लग जाए। हर चेयरमैन रमीज भाई आए थे तो उन्होंने वही पीजीएल करवाने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा उसमें भी एक है कि जब आपने पीजीएल खत्म की ये कह के कि पीजीएल टी20 या टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, अंडर 19 के प्लेयर्स को टी20 नहीं खेलना चाहिए, तो भाई आप उसी पीजीएल को वनडे में कन्वर्ट कर सकते थे। वो पीजीएल टूर्नामेंट लॉन्ग फॉर्मेट हो सकता था। एक चीज को स्क्रैप कर देना कि वो मैंने नहीं कराई, वो पिछला चेयरमैन था, उसकी तख्ती ना चलती है, बस उसको मिटा दो। फिर उसके बाद वुमेन्स, आप पीसीबी सिस्टम में आए हो। पीसीबी ये नहीं है कि आपकी घर की दुकान तो है नहीं कि आपने बस आए हो तो आपकी मर्जी से सब चलेगा। अब पिछला जब आपने एक वुमेन्स पीएसएल अनाउंस कर दी गई है तो वो क्यों नहीं की गई? और आते सार इन्होंने जब अपनी दूसरी या तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो यही की थी कि हम वुमेन्स क्रिकेट को भी लेके चलेंगे। सो कहाँ है वुमेन्स क्रिकेट के लिए कोई प्लेटफॉर्म्स, कहाँ है अंडर 19 के लिए सिस्टम? आपने यूनिवर्सिटी क्रिकेट अनाउंस कर दी है, चलें ठीक है। लेकिन वही रमीज भाई वाली बात थी कि अगर आपने अंडर 19 प्लेयर भी ग्रूम करना है, अगर आप जिसने भी पीजीएल खेला आप हर एक प्लेयर से पूछ लें वो यही कहेगा आप भी टीम का हिस्सा थे, बल्कि आप विनिंग टीम का हिस्सा थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, आप विनिंग टीम का हिस्सा तीसरे नहीं नंबर पे, थे, या तीसरे हम नंबर। तीसरे नंबर पे आए थे। जी। लेकिन जिस प्लेयर से भी बात की जाए वो यही कहते हैं कि उसे पीजीएल से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक तो फॉरेन प्लेयर्स थे और जो उन्होंने एक चीज की थी कि मेंटोर्स थे। विवन रिचर्ड्स अगर अंडर 19 प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें सो वो प्लेयर्स के लिए कितनी अच्छी बात होगी। सो मतलब हम ये नहीं देखते कि क्या बेहतर है, हम बस ये देखते हैं कि बस ये उसने कराया था तो इसको खत्म कर दिया गया जाए और मेरी कोई एक नई चीज आया जाए। हमने कभी पाकिस्तान क्रिकेट में डेवलपमेंट के लिए कभी काम नहीं किया। सो बस इसी पे आज की पॉडकास्ट का मैं इख्तिताम करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन राय भाई। थैंक यू सो आपसे मच, जब भी थैंक यू। आपको बुलाए और आप हमेशा अवेलेबल हों इंशाल्लाह सून I'm किसी और टॉपिक पे always available for you whenever you want. Thank you so much. इंशाल्लाह सून हम ओलंपिक्स पे भी करें आपके साथ करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या हो सकता है कल हम या मेडल जीतें फाइनली, वरना बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद से लेके अब तक तो हमारे साथ अंदर से दोनों ही हो रहा है। बस ये, और मैं लास्ट में, आपने अरशद नदीम के बारे में बात की, मैं लास्ट में बस एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर फॉर गॉड सेक हम नहीं मेडल जीतते, डू नॉट अटैक दैट प्लेयर। उसको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं थी। जो भी ओलंपिक्स में जितने भी हमारे साथ प्लेयर्स गए हैं, हमें तो सिर्फ अरशद नदीम का नाम याद है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी 6 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है पाकिस्तान की तरफ से। 2 स्विमिंग में थे, 3 शूटिंग में थे, एक एथलेटिक्स में थी। सो हमने हर प्लेयर्स को, हम हमें प्राउड होना चाहिए हर प्लेयर्स पे कि एटलीस्ट वो ओलंपिक्स में गए हैं। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि फेडरेशंस की सियासत का शिकार हो के वो नहीं जा सकते, जिसमें नू बट एक प्लेयर हैं कि वो उनको वेट लिफ्टिंग में वो नहीं जा सकते। सो हमें डजेंट मैटर रिजल्ट क्या है, हमने सपोर्ट करना है। अगर तो अरशद नदीम हार भी जाते हैं जस्ट सपोर्ट हिम, क्योंकि आपने ये चीज देखनी है कि आपने उनको रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड किए। और अगर आपने गुस्सा करना है ना तो अपने ऊपर गुस्सा करें, अपने सिस्टम जी पे गुस्सा करें, अपने कोचेस पे गुस्सा करें, अपनी फेडरेशन पे गुस्सा करें। और इस गुस्से के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो फिर गुस्सा एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, वो गुस्सा फिर अगली ओलंपिक्स तक चलना चाहिए। बिल्कुल। मेक दैट गुस्सा एज योर प्रेशर पॉइंट, कि आप उस फेडरेशन को प्रेशराइज करें कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। हमें बड़ा गुस्सा आता है जी क्रिकेट के मामले में, जी हमारे टैक्स के हम्म पैसे पे इन्होंने बड़ी जैकिंग कर ली। भाई वो आपके टैक्स के पैसे पे एक्चुअली ये चीजें हो रही होती हैं। हम्म आपको गुस्सा आना चाहिए कि जब वापडा की क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं ना करती है हमारे डोमेस्टिक सर्किट में, तब गुस्सा आना चाहिए, बिकॉज आपकी बिजली के बिलों के पैसों से चल रही है वो टीम, वहां पे बनता है आपका। और ये जो ओलंपिक्स में खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको फेडरेशन को क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने तैयारी क्यों नहीं करवाई। अब मुझे हमारे शूटर हैं जीएम, और दूसरे जी गुलफाम, बशीर। गुलफाम यस। वाज नंबर 9 लास्ट टाइम। उनकी परफॉर्मेंस रिग्रेस या की है बिकॉज उनकी तैयारी अच्छी नहीं करवाई गई।
खिलाड़ी तो वही है, कलाई उसकी वही है, उंगली उसकी वही है, गन वही यूज कर रहा है, क्या वजह रही? उस्माला तलत ने भी अपना रिकॉर्ड नहीं बीट किया, वो भी सिर्फ इसी वजह या से कि रिसोर्सेज नहीं थी। और और हैरत की बात यह है कि इंक्लूडिंग मेरे, वो स्विमर्स का मजाक वो लोग उड़ा रहे हैं कि जिन्होंने कभी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल में पाँव के रखना देखा तक नहीं होगा, वो कितना बड़ा होता है। ओलंपिक्स तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे ख्याल से लोकल स्विमिंग पूल में भी कदम ना रखा, और अगर रखा भी हाँ। होगा तो वो बच्चों वाले लेवल पे जो नहीं होता वहां पे स्विमिंग की या होगी। सो मजाक उड़ाने से पहले सबसे पहले एक जो बात की जाती है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आप में अगर इतनी या काबिलियत है सो गो एंड अप्लाई फॉर द ओलंपिक्स, अगर नहीं है सो बस आपसे हम तारीफ भी नहीं मांगते, आप खामोशी इख्तियार करें। इसी बात पे या आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दाफिज।